हेलो ऑल, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सिविल स्टैप हिमाचल। तो आज हम लोग HPAS मेंस एग्जामिनेशन की हमारी स्पेशल सीरीज में पॉलिटी एंड गवर्नेंस के दो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे, जिनमें सबसे पहला करंट अफेयर है सेडिशन लॉ और दूसरा करंट अफेयर है साइमल्टेनियस इलेक्शंस। अगर हम सेडिशन लॉ की बात करेंगे, बहुत बार न्यूज़ में इसको देखा जाता है कि जो देशद्रोह का मुकदमा है वो बहुत सारे लोगों के ऊपर लगाया जाता है। वो कितना जस्टिफाइड है, जस्टिफाइड नहीं है, इसके बारे में सबसे पहले हम लोग देखेंगे। और दूसरा हमारा रहेगा साइमल्टेनियस इलेक्शन, जहां पे बहुत समय से डिमांड की जा रही है, या मैं ऐसा कहूं कि इलेक्शन कमीशन के द्वारा रिकमेंडेशंस दी जा रही है कि जो हमारे यहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली एंड जो पार्लियामेंट यानी कि स्पेसिफिकली लोकसभा के इलेक्शंस होते हैं उनको एक साथ ही कंडक्ट करवाया जाए, ताकि जो पैसा है या टाइम है उसकी वेस्टेज कम हो। तो आज इन्हीं दो इवेंट्स के ऊपर हम लोग थोड़ा सा डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे, फर्स्ट हमारा है दैट इज सेडिशन लॉ इन इंडिया, यानी कि देश के अंदर जो देशद्रोह है उसके मुकद्दमा या उसका जो कानून है उसके बारे में डिस्कशन की जाएगी। ये बहुत बार न्यूज में देखने को मिलता है। करंट अफेयर की रेफरेंस जिसके कारण हम इसको डिस्कस कर रहे हैं, उसके लिए दो अलग अलग इवेंट्स में आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा, जिसमें सबसे पहले है कि आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करने के लिए वहां के दो न्यूज चैनल थे, उनके खिलाफ देशद्रोह का सेडिशन का मुकदमा दायर किया गया। एक दूसरा केस है हिमाचल प्रदेश के एक पॉलिटिकल लीडर हैं, उनके द्वारा विनोद दुआ के खिलाफ सेडिशन का मुकदमा जो है उसको दायर किया गया। और ये दोनों के दोनों केसेस सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे। सुप्रीम कोर्ट ने दोनों के खिलाफ या दोनों अलग अलग पार्टीज के खिलाफ जो देशद्रोह का मुकदमा था उसको क्वैश कर दिया, और साथ में ये कहा कि इस कानून का मिसयूज नहीं करना चाहिए। इस कानून को तभी यूज करना चाहिए जब रियलिटी में किसी के बोलने से, किसी के किसी एक्ट से देश की जो सॉवरेनिटी है, देश की जो अखंडता है, देश की जो सिक्योरिटी है, उसको किसी भी तरह का नुकसान पहुंच रहा हो, या किसी के बोलने से देश के अंदर वायलेंस हुई हो, तभी इस तरह के मुकदमे जो हैं उसके खिलाफ लगने चाहिए। शायद आप लोगों को पता होगा, अगर किसी के खिलाफ सेडिशन जो अगर देशद्रोह का मुकदमा चलता है तो उसका पासपोर्ट जब्त कर लिया जाता है, वो देश को छोड़ के नहीं जा सकता है, उसको कभी भी जो अथॉरिटीज हैं वो बुला सकती हैं। इसके साथ साथ वो कभी भी इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है। तो यही कारण है कि सेडिशन लॉ को बहुत सारे लोगों के द्वारा जो है वो क्रिटिसाइज किया जाता है कि ये लॉ जो है एक ड्रैकोनियन लॉ है, एक ब्रिटिश या एक कॉलोनियल लॉ है, जो कि कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा सच भी है। क्योंकि अगर इस कानून के थोड़े से हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की मैं बात करूंगा तो ये कानून हम लोगों को देखने को मिलता है IPC 1860 के सेक्शन 124A में। ओरिजिनली जब आईपीसी को फ्रेम किया गया था, 1862 में इसकी इंप्लीमेंटेशन हुई है, तब ये आईपीसी का हिस्सा नहीं था। 1870 में 1870 में इस सेक्शन को आईपीसी के अंदर इंक्लूड किया गया। जिन लोगों को आईपीसी के बारे में नहीं पता है, आसान भाषा में मैं समझा देता हूं। आईपीसी में क्राइम्स को डिफाइन किया जाता है और उसके साथ साथ क्या पनिशमेंट दी जाएगी उन क्राइम्स की, उनको मेंशन किया जाता है। अगर मैं सेडिशन लॉ की बात करूंगा तो यहां पे सेडिशन की जो डेफिनेशन है, अभी थोड़ी देर में मैं आपको दिखाता हूं कि क्या डेफिनेशन एग्जैक्टली लिखी गई है, वो बहुत लूज डेफिनेशन है, यानी कि उसको किसी भी तरीके से इंटरप्रेट किया जा सकता है। और जो गवर्नमेंट्स हैं, जो सरकारें हैं, वो उन लाइंस को मिसयूज करके किसी भी इंडिविजुअल के खिलाफ जो उनको क्रिटिसाइज कर रहा है, इनके खिलाफ जो है वो देशद्रोह का मुकदमा दायर कर सकती हैं। और ऐसा नहीं है कि आज की सरकारें या पिछली सरकारें, उससे पिछली सरकारों ने ऐसा किया है। आजादी के बाद हम लोगों को बहुत ज्यादा इस कानून का यूज होता हुआ देखने को मिला है। इसके लिए एक छोटा सा मैं आप लोगों को एग्जांपल शेयर करूंगा। 2014 से लेकर 2019 में जो देशद्रोह के मुकदमे हैं उनमें 163% इंक्रीज हुआ है, 163% राइज हम लोगों को देखने को मिलता है। और कन्विक्शन रेट की बात की जाए, यानी कि जिन लोगों को सच में ही दोषी पाया गया, तो कन्विक्शन रेट जो है वो आपका 3% कन्विक्शन रेट है। तो इससे पता चलता है कि बहुत सारे जो आपके जो केसेस दर्ज किए गए थे वो शायद सही नहीं थे, वो जुडिशियल स्क्रूटनी को होल्ड नहीं कर पाए। और वही जो दो एग्जांपल्स मैंने आप सब लोगों के साथ शेयर किए, वो उन्हीं में से कुछ एग्जांपल्स थे, जहां पे जो देश के लिए नो डाउट अगर कोई खतरा पैदा कर रहा है, देश में वायलेंस कॉज कर रहा है, देश को तोड़ने की कोशिश कर रहा है, तब इस तरह के कानून उसके खिलाफ जरूर यूज होने चाहिए। लेकिन गवर्नमेंट का क्रिटिसिज्म जो है वो सेडिशन के इक्विवेलेंट नहीं होना चाहिए, क्योंकि दोनों में बहुत डिफरेंस है, बहुत ज्यादा फर्क है। हम सब लोगों का फंडामेंटल राइट है, हम सब लोगों का अधिकार है कि हम लोग बोल सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं, किसी भी चीज को क्रिटिसाइज कर सकते हैं, लेकिन डेमोक्रेटिक तरीकों से। तो यही सुप्रीम कोर्ट ने, या सुप्रीम कोर्ट की जो इस साल की जजमेंट्स हैं, जो दो मैंने अलग अलग रेफरेंस, दो अलग अलग करंट अफेयर्स आप लोगों के साथ डिस्कस किए, वो यही हैं कि जो सेडिशन लॉ है इसको फ्रीक्वेंटली यूज ना किया जाए, इसको रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में यूज किया जाए जब इसकी जरूरत हो। क्योंकि अल्टीमेटली जुडिशियल स्क्रूटनी या जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है या हमारे जो कोर्ट्स हैं, वहां पे आप लोगों को इसको होल्ड करना पड़ेगा, जस्टिफाई करना पड़ेगा, प्रूव करना पड़ेगा कि ये इंसान जो है ये सच में ही देशद्रोह कर रहा था।
और जो मैंने आपको एग्जांपल दिया कि कन्विक्शन रेट जो है वो सिर्फ 3% है, वो कहीं ना कहीं जो मिस यूज ऑफ दिस स्पेसिफिक लॉ है इसको काफी हद तक जस्टिफाई करता है। चाहे कार्टूनिस्ट थे, उसको 2012 में पिछली जो सरकार थी, यूपी की गवर्नमेंट थी, उसके द्वारा अरेस्ट किया गया। उसी तरीके से जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है उसके द्वारा भी बहुत सारे लोगों के ऊपर जो है वो इस मुकदमे को या इस कानून को इम्पोज किया जा रहा है। तो आसान भाषा में एक डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर राइट टू क्रिटिसाइज होना चाहिए। ये अलग बात है कि जो देश है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर उसके तोड़ने की बात होती है, उसके विभाजन की बात होती है, उसकी सिक्योरिटी या सॉवरेनिटी की थ्रेटन की बात होती है, तब इस तरह के जो कानून हैं वो एग्जिस्ट होने चाहिए। बट एट द सेम टाइम हमारे देश में और भी ऐसे कानून हैं, और भी ऐसे लॉ हैं जो अगर देश के खिलाफ कोई कुछ कर रहा है उन मुद्दों को टैकल कर सकते हैं। तो यहाँ पे आसान भाषा में यही सवाल उठता है कि क्या ये कानून जो बहुत लूजली लिखा गया है, जिसका मिसयूज करना बहुत आसान है सरकारों के द्वारा, गवर्नमेंट्स के द्वारा, क्या ये होना चाहिए या इसको रिमूव कर देना चाहिए? तो आसान भाषा में यही जो है वो डिबेट आप सब लोगों को देखने को मिलता है। आप ध्यान रखिए, आप लोगों को, क्योंकि आप प्रिपरेशन कर रहे हो, आप किसी भी तरह का कोई हार्श स्टैंड नहीं लोगे, यानी कि आप ये नहीं कहोगे कि ये बिल्कुल होना चाहिए, ठीक है, ये जैसे सरकार यूज कर रही है वो बहुत अच्छा है, आप ऐसा नहीं कहोगे कि ये नहीं होना चाहिए। इसके लिए आपके लिए जो सेफ आर्गुमेंट रहेगा वो रहेगा, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक जजमेंट थी, एक केस है केदारनाथ केस 1962। वहां पे सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि इस स्पेसिफिक जो सेडिशन लॉ है इसको रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में ही यूज किया जाए, जहां पे रियलिटी में देश की सिक्योरिटी एंड सॉवरेनिटी को किसी तरह का खतरा हो। तो आप लोग यहाँ पे केदारनाथ केस को जो है वो रेफरेंस के रूप में ले सकते हो, यानी कि आप ये कह सकते हो कि जो आपका सेडिशन लॉ है वो रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में ही यूज होना चाहिए, वो किसी पॉलिटिकल वेंडेटा, क्योंकि बहुत बार देखा गया है कि एक पॉलिटिकल पार्टी के जो लोग हैं अगर वो गलत कर रहे हैं उनके खिलाफ ये मुकदमा चल जाता है, दूसरी पॉलिटिकल पार्टी मतलब जो रूलिंग पार्टी है उसके लोग अगर कुछ गलत कर रहे हैं तो उस सिचुएशन में इस कानून को नहीं लगाया जाता है। तो बहुत बार पॉलिटिकल कंसिडरेशन जो है इस कानून के इम्प्लीमेंटेशन में हम लोगों को देखने को मिली है। क्लियर? और ये एग्जांपल्स हैं, ये अगर जुडिशरी में कोई चीज़ जा रही है और वो उसको क्वैश कर रहा है, वो आप लोगों के लिए एक आर्गुमेंट है, एक एग्जांपल है जिसको आप आंसर के अंदर भी लिख सकते हो। अगेन, सरकार को क्रिटिसाइज करना जो है वो ना हम लोगों को करना चाहिए, ना आप लोग करोगे, लेकिन जो सही है उसको सही बोलोगे और जो गलत है उसको गलत बोलोगे, बट विद द हेल्प ऑफ रैशनल आर्गुमेंट्स। तो यहां पे छोटी सी मैं कहानी आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा था कि जो सेडिशन लॉ है, देशद्रोह का मुकदमा है, उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है। अब आप खुद सोचिए कि 1860 में जब अंग्रेज यहाँ पे रूल कर रहे थे और उन्होंने एक कानून बनाया, सेडिशन लॉ बनाया, तो उन्होंने कहीं ना कहीं आप लोगों के वेलफेयर के लिए तो नहीं बनाया होगा। वो एक कॉलोनियल पावर थी जिसका काम था आप लोगों को इकोनॉमिकली डिप्राइव करना स्पेसिफिकली, और आपकी इकोनॉमिक डिप्रिवेशन के लिए उनको हाई हैंडेडनेस चाहिए थी, यानी कि उनके पास पूरा कंट्रोल होना चाहिए था जहां पे आप उनको किसी भी सिचुएशन में क्रिटिसाइज ना कर सको। अगर कोई भी इंसान उनको क्रिटिसाइज करता था उसके खिलाफ ये मुकदमा लगता था, और इस स्पेसिफिक सेक्शन के आधार के ऊपर उसको 3 साल से लेके जो आजीवन है कारावास की सजा दी जा सकती थी। शायद आप लोगों को याद होगा इसी कानून के अंदर, या नहीं बताया तो सुन लीजिए, इसी कानून के अंतर्गत जो बाल गंगाधर तिलक थे, उनके केसरी और महारथा नाम के 2 न्यूज़पेपर आया करते थे, जब उनकी स्पीच उसमें छपी तो उनके खिलाफ भी यही सेक्शन जो है वो इंपोज किया गया था। सिमिलरली महात्मा गांधी के खिलाफ भी इस स्पेसिफिक सेक्शन को इंपोज किया गया। तो आसान भाषा में एक आज़ादी के पहले का भारत है जहां पे हमारे लोग हमारे देश की आज़ादी की डिमांड कर रहे हैं, आप लोगों के लिए डेमोक्रेटिक राइट्स मांग रहे हैं, उनके खिलाफ भी इस स्पेसिफिक सेक्शन को यूज किया गया। और आज़ादी के बाद हम एक इंडिपेंडेंट कंट्री का हिस्सा है, वहां पे भी इस स्पेसिफिक सेक्शन को यूज किया गया। नो डाउट कॉन्स्टिट्यूशन की कमेंसमेंट के बाद जो जो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट चीजें थी, जो जो कॉन्स्टिट्यूशन के विपरीत आईपीसी के सेक्शंस थे, प्रोविजंस थे, वो ऑटोमेटिकली नलीफाई हो गए। क्लियर? ऑटोमेटिकली नलीफाई हो गए। लेकिन ये जो सेडिशन लॉ है ये चलता रहा, और जो केदारनाथ केस था, अगर इस केस में जुडिशरी इसको नलीफाई कर देती, जो जुडिशरी ने और सिचुएशंस में भी किया है, तो शायद ये स्पेसिफिक टाइम पे एग्जिस्ट नहीं करता। लेकिन जुडिशरी ने 1982 में केदारनाथ केस में स्पेसिफिक चीज को एक्नॉलेज किया कि सेडिशन लॉ जो है वो एग्जिस्ट करेगा, बट रेयरेस्ट ऑफ रेयर सिचुएशंस में इसको यूज किया जाएगा। हैरानी की बात है, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया जाता था सेडिशन लॉ को, लेकिन अभी भी ये हम लोगों को ना उनके द्वारा इसको निकाला गया, और आज की जो गवर्नमेंट है वो भी सेडिशन लॉ को कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट करती है। सेडिशन लॉ कि यूजेबिलिटी के ऊपर, यानी कि जो उसको यूज किया जाता है, जो उसकी जो बड़ी वेग सी जो लाइंस है इसकी, जिसका जो मतलब है, इसका जो मीनिंग है, वो प्रॉब्लम का सबसे बड़ा हिस्सा है।
शायद ये कानून उतना प्रॉब्लम का हिस्सा नहीं है, क्योंकि जब चीज़ों को लूजली डिफाइन किया जाता है तो उनके मिसयूज करने के चांसेस जो है वो ज़्यादा होते हैं, जो हम लोगों को देखने को मिला है हमारे देश के अंदर। तो या तो इसको क्लियरली डिफाइन किया जाए या तो इसको रिमूव किया जाए, क्योंकि जो इसके अंतर्गत देश के खिलाफ कुछ भी करेगा उसके खिलाफ और भी प्रोविजंस हैं और भी जो हम लोगों को सेक्शंस देखने को मिलते हैं और भी कानून देखने को मिलते हैं जिनके अंतर्गत उनके खिलाफ ट्रायल चलाया जा सकता है। तो कहानी सिंपल से यही है कि जो सेडिशन लॉ है इसका क्या होना चाहिए, क्या इसकी टर्मिनोलॉजी में चेंज होना चाहिए। तो आपके लिए एक परफेक्ट सोल्यूशन वे फॉरवर्ड यही हो सकता है कि जो सुप्रीम कोर्ट की अभी रीसेंट जजमेंट्स है जिनके अकॉर्डिंगली यही कहा गया कि इसको बहुत ही रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में जो है वो आप लोगों को यूज़ करना चाहिए। यही आप लोगों का एक जो है वो कंक्लूडिंग पॉइंट होना चाहिए इस स्पेसिफिक कानून के संदर्भ में, इस स्पेसिफिक कानून के केस में। अब एक और चीज़ ध्यान रखिए, कभी भी कोई भी आर्गुमेंट, कोई भी लाइन जो है वो आप लूज नहीं दोगे। अगर आप कहोगे कि इसका मिसयूज हो रहा है तो साथ में आपको बताना पड़ेगा जो इंडियन गवर्नमेंट के ही सोर्सेज हैं उनके अनुसार जो इंक्रीज या जो कन्विक्शन रेट है इन मामलों में, इन मुकदमों में, वो सिर्फ 3% की ही है। तो अगर इतना ही अच्छे तरीके से इसको यूज किया जाता तो कन्विक्शन रेट जो है वो इतनी कम नहीं होती। क्लियर। और इसके साथ साथ जो हमारा आर्टिकल 19(1) क्लॉज ए है, नो डाउट 19 आर्टिकल क्लॉज 2 एक रिस्ट्रिक्शन भी लगाता है आर्टिकल 19(1) क्लॉज ए के ऊपर, लेकिन 19 क्लॉज 1 क्लॉज ए जो है वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो हम लोगों को बोलने का अधिकार देता है, अपने आप को एक्सप्रेस करने का अधिकार देता है। वो एक्सप्रेशन किसी भी फॉर्म में हो सकता है। तो अगर उस एक्सप्रेशन के ऊपर अगर हम सरकार को क्रिटिसाइज कर रहे हैं जो विजिबल है, क्लियर की गवर्नमेंट जो है जो कोविड का जो क्राइसिस जिस तरह से टैकल किया, कई जगहों पे बहुत अच्छा किया, क्योंकि इतना बड़ा देश है उसको हैंडल करना, उसको संभालना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। उसके साथ साथ कुछ लूप होल्स भी थे, तो जो लूप होल्स हैं उनको क्रिटिसाइज करिए, जो अच्छी चीज़ें हैं उनको प्रेज करिए। अगर आपको क्रिटिसाइज करने में मजा आता है तो उसके साथ साथ प्रेज भी करिए। अगर आपको प्रेज करना ही अच्छा लगता है तो दूसरा पहलू भी देखिए। यही एक रैशनल इंडिविजुअल की जो है वो निशानी है और आप लोगों को कहीं ना कहीं ऐसा ही करना चाहिए। तो यहाँ पे अगेन थोड़ा सा हम पॉलिटिकल स्टेटमेंट जो है उनको नहीं ज़्यादा पिक करेंगे। हमारा जो काम है वो अगेन आर्गूमेंट्स के ऊपर है, इसके अलावा हमारा कोई और काम नहीं है। और अगर कोई चीज़ अभी एग्जिस्ट कर रही है, क्लियर, उसके मिसयूज़ को रोकना चाहिए, ये एक सोल्यूशन हो सकता है। या अगर जुडिशरी की कोई जजमेंट है उसको आप एक साइड कर सकते हो सोल्यूशन के रूप में। अगर कल को ये रिमूव हो जाती है तब आपके पास प्रॉपर जस्टिफिकेशन रहेगी कि इसको रिमूव किया क्यों किया गया, तब आप इसको कंप्लीटली क्रिटिसाइज कर सकते हो। तो सबसे पहले जो मैं आपको कह रहा था कि सेक्शन 124A ऑफ आईपीसी को अगर आप देखोगे तो यहाँ पे देखिए स्क्रीन में आप लोगों को देखने को मिल रहा है, offense of sedition is committed when any person by words or otherwise brings or attempts to bring into hatred or contempt or excites or attempts to excite disaffection toward the government established by law। जब भी सरकार के खिलाफ आप जो है वो यहाँ पे बड़ा लूज जो है वो ये है डिसअफेक्शन टुवर्ड दी गवर्नमेंट एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, यानी कि जब सरकार के खिलाफ जो आप डिसअफेक्शन कॉज करते हो, अफेक्शन प्रेम, डिसअफेक्शन उसका रिवर्स, कि सरकार को क्रिटिसाइज कर रहे हो, तो क्रिटिसाइज करना जो है वो आपका एक अधिकार है जो डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर भारतीय संविधान ने हम सब लोगों को दिया हुआ है। ये अलग बात है, आप देश को तोड़ने की बात नहीं कर सकते हो, क्योंकि ये जो संविधान है, अगर देश है तो ही हम सब लोग हैं, तभी सारी चीजें जो वो एग्जिस्ट करती है। बट अगर कोई गलत काम कर रहा है, कोई सरकारी इंस्टीट्यूशंस गलत काम कर रहा है, तो डेमोक्रेसी का मतलब यही होता है। डेमोक्रेसी में जो सबसे पावरफुल हैं वो लोग हैं। नो डाउट लोगों ने अपनी सरकारें जो है वो अपॉइंट की हैं, बट एट द सेम टाइम जो हम लोग हैं हमारे पास प्रॉपर राइट है, पूरा अधिकार है किसी भी गलत चीज को क्रिटिसाइज करने का, बट अगेन ऑन राइट बेसिस, यानी कि आपका जो आर्गुमेंट्स है वो रैशनल होने चाहिए, सॉलिड होने चाहिए। जस्ट फॉर द सेक ऑफ क्रिटिसिज्म या अपने वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए जो है वो सरकारों को क्रिटिसाइज नहीं करना। लेकिन जहां पे गवर्नमेंट्स की गलती है वहां पे आपको करना चाहिए। लेकिन बहुत बार देखा गया है कि जब सरकारों की क्रिटिसिज्म किया जाता है तो सेडिशन का मुकदमा लगाना जो है वो आजकल बहुत बड़ा ट्रेंड बन गया है। आजकल नहीं, पिछले मैं 20 सालों की बात कर रहा हूँ, और वैसे ये 1975 से शुरू हो गया। क्लियर। तो सब लोग, हर पार्टी, हर जो इंस्टीट्यूशन है वो कहीं ना कहीं इस सिचुएशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो जब चीजों को यहाँ पे बिल्कुल मतलब ये डिसअफेक्शन टुवर्ड द गवर्नमेंट एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, उस जमाने में समझ आता था जब ब्रिटिश यहाँ पे रूल करते थे तो उनको समझ आता था कि हम लोगों को कि भाई वो हमारी सरकार नहीं है, लोगों की गवर्नमेंट नहीं है, तो कहीं ना कहीं वो नहीं चाहते थे कि उनके खिलाफ कोई भी किसी भी तरह का क्रिटिसिज्म करे। क्लियर। क्योंकि वहां पे एक तरह से डिक्टेटरशिप, तानाशाही जो है वो कॉलोनियल टाइम पीरियड के ऊपर हम लोगों को हमारे देश के अंदर देखने को मिलती थी। पर क्योंकि आज हम एक डेमोक्रेटिक सरकार, एक डेमोक्रेटिक सिस्टम के अंदर काम कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम लोगों को क्रिटिसाइज करने का अधिकार होना चाहिए। लेकिन अगेन क्रिटिसिज्म जो है
या आपका जो स्पीच है, आप जो बोल रहे हो सरकार के खिलाफ, उससे किसी तरह की वायलेंस नहीं होनी चाहिए, उससे देश की सिक्योरिटी को, देश की सॉवरेनिटी को किसी भी तरह का खतरा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे हर एक की जिम्मेवारी है, हर एक की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जब भी आप कुछ बोलते हो तो अगेन आपको हर चीज़ जो है वो एक सेंसिबल तरीके से बोलनी चाहिए, कि आपके बोलने से अगर दंगे हो गए, लड़ाई होगी, झगड़ा हो गया, वायलेंस हो गया, तो उसका कोई फायदा नहीं है। फिर शायद इस तरह के कानून जो है उनकी जस्टिफिकेशन दी जा सकती है, बट जिस तरह से मिसयूज हो रहा है, शायद इसको जस्टिफाई करना थोड़ा सा मुश्किल है। क्लियर? तो ये तभी मैं बता रहा था आपको कि थोड़ा सा जो है वो इसका मुश्किल ये वाली बात है कि इसके ऊपर ज्यादा जो है वो इशू रहता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा ना जो है वो वायलेंस की बात नहीं की गई है ना, नेशनल सिक्योरिटी एंड सॉवरेनिटी को देखिए यहाँ पे स्पेसिफिकली मेंशन नहीं किया गया, यहाँ पे लूजली किया गया कि सरकार के खिलाफ हेट्रेड, कंटेम्प्ट, एक्साइड कुछ भी करोगे गवर्नमेंट के खिलाफ, ठीक है, डिसअफेक्शन कॉज करोगे तो ऑटोमेटिकली जो है वो कानून लग सकता है। तो ये अंग्रेजों के जमाने का कानून है जो आज भी ऐसे ही है, या तो इसमें करिए चेंज या तो इसको करिए रिमूव, और अगर कोई देश के खिलाफ बोल रहा है उसके लिए जो बाकी आपके कानून है उनको उसके ऊपर लगाया जा सकता है। क्लियर? लेकिन बेटर है सुप्रीम कोर्ट की जो रीसेंट जजमेंट्स हैं, आप केदारनाथ केस को जो है वो साइड कर सकते हो, क्योंकि अभी जो मैं आपको विनोद दुआ और जो दूसरे आंध्र प्रदेश के एग्जांपल्स दे रहा था, इन दोनों एग्जांपल्स को जो है वो आप रिलेट कर सकते हो केदारनाथ के साथ ही, क्योंकि सिमिलरली ही जो लाइन ऑफ थॉट है वो इस बार भी जुडिशरी के थ्रू हमें देखने को मिला। तो ये डिबेट जो है वो फिर से एक बार इग्नाइट हो गया। तो आसान भाषा में थोड़ा सा कंक्लूड करते हैं, तो सेडिशन लॉ से अगर रिलेटेड अगर हम बात करें तो सेडिशन लॉ जो है, सबसे पहली बात, अथॉरिटीज के द्वारा जो बड़ा इशू, मेजर इशू स्पेसिफिक टाइम पे देखा जा रहा है, जिसके कारण इस कानून को क्रिटिसाइज किया जा रहा है, वो सबसे पहला है मिसयूज बाय द अथॉरिटीज। जो मैंने आपको एग्जांपल दिया कि पिछले कुछ सालों में 163%, 2014 से 2019 के बीच में 163% जो है वो हम लोगों को सेडिशन के मुकदमों में राइज होता हुआ देखने को मिला है, और जो कन्विक्शन रेट है वो सिर्फ 3% ही है। क्लियर? तो इसका सिंपल सा मतलब है कि अथॉरिटी जो वो शायद अपना काम अच्छे तरीके से नहीं कर रही हैं। सेकंड है पुअरली डिफाइंड, कि जिस तरीके से लाइंस को लिखा गया है वहां पे कोई भी इंसान अगर कुछ भी गवर्नमेंट के खिलाफ बोलेगा तो उसको उठा के डाला जा सकता है। तो इसका सोल्यूशन ये हो सकता है या तो इसको प्रॉपरली डिफाइन किया जाए, या इसको बहुत रेयरली यूज किया जाए, या लास्ट इसको रिमूव कर दिया जाए। तीसरा जो सबसे बड़ा इशू है वो यही है, दिस इज अगेंस्ट द डेमोक्रेसी एंड फ्रीडम, क्योंकि डेमोक्रेसी जहां पे लोग जो है वो सबसे ज्यादा ताकतवर होने चाहिए, लोगों के जो पास है वो बोलने की आजादी होनी चाहिए, सरकार जो है उसको क्रिटिसिज्म सहने की आजादी होनी चाहिए, या जो है वो ताकत होनी चाहिए क्रिटिसिज्म सहने की, ताकि वो अपने आप को इंप्रूव करे और लोगों के लिए और अच्छी सर्विसेज दे। क्योंकि सिंपल सी बात है, इतना बड़ा देश है, हर एक के लिए हर एक फैसिलिटी, हर एक को खुश रखना मुश्किल है, बट अगेन अगर लोगों की कुछ एस्पिरेशंस है, कुछ रिक्वायरमेंट है, कुछ इश्यूज हैं, तो गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए उनको सुनना, रेदर देन उसको एक देशद्रोह के मुकदमे में, एक दो देशद्रोह के एस्पेक्ट में कंसीडर करना। क्लियर? तो ये कुछ हमारे इंपॉर्टेंट इश्यूज थे जो हम लोग देख सकते हैं रिगार्डिंग दिस सेडिशन लॉ इन इंडिया। क्लियर? लेकिन अगेन कंक्लूडिंग रिमार्क यही है, आप लोग सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट है केदारनाथ केस 1962 को एक रेफरेंस के रूप में ले सकते हो। जो मिसयूज है वो एक ग्राउंड बन सकता है इसके रिमूवल का। क्लियर? जो पुअरली डिफाइंड है वो एक ग्राउंड बन सकता है इसकी अमेंडमेंट का। तो तीन अलग अलग तरह के सॉल्यूशंस है। अगेन आप लोग बिल्कुल क्लियरली एक या इसको रिमूव कर दिया जाए इस तरह की स्टेटमेंट नहीं पास करोगे, लेकिन जो अलग अलग एस्पेक्ट्स थे वो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस कर लिए रिगार्डिंग दी सेडिशन लॉ इन इंडिया। अब चलिए मूव करते हैं सेकंड एस्पेक्ट के ऊपर। हमारा जो सेकंड आज का करंट अफेयर है दैट इज साइमल्टेनियस इलेक्शन। साइमल्टेनियस इलेक्शंस की अगर हम बात करेंगे तो साइमल्टेनियस इलेक्शंस का मतलब सिंपल सा रहता है कि जहां पे लोकसभा एंड जो लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं उनके इलेक्शन जब वो एक साथ ही हों। अब हमारे देश का साइज सिंपल सी बात है, बहुत बड़ा देश है हमारा, दुनिया की दूसरे नंबर की पॉपुलेशन है, सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी का मतलब है जहां पे लोगों के पास अधिकार होगा अपनी सरकारें चूज करने का। अगर उनकी लोगों का जो कॉन्फिडेंस है वो गवर्नमेंट्स के ऊपर नहीं है तो वो सरकारें निकलेंगी और नई गवर्नमेंट्स जो हैं वो इलेक्ट होके आएंगी। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि अगर मैं बात करूंगा आजादी के बाद तो 1967 तक अगर मैं सेंटर की बात करूंगा या मैं स्टेट्स की बात करूंगा या मैं यूनियन की बात करूंगा या मैं स्टेट्स की बात करूंगा तो वहां पे एक ही पार्टी का रूल था, दैट इज कांग्रेस पार्टी। तो सेंटर में भी वही जीता करती थी, स्टेट में भी वही जीता करती थी। तो जो सबसे पहले जब 1952 में इलेक्शंस हुए उसके बाद हमेशा इंडिया में साइमल्टेनियस इलेक्शन ही हुआ करते थे, यानी कि जब सेंटर के इलेक्शन होते थे तभी स्टेट के इलेक्शन होते थे, और स्टेट में भी कांग्रेस जीतती थी, सेंटर में भी कांग्रेस जीतती थी, जिसके कारण ऊपर भी 5 साल का टेन्योर टाइम पे खत्म होता था, नीचे भी सेम टाइम पे खत्म होता था। तो 1967 तक जो है वो हम लोगों को ऑलमोस्ट साइमल्टेनियस इलेक्शन ही देखने को मिले। लेकिन 1967 के बाद धीरे धीरे जो स्टेट्स थी वहां पे जो कांग्रेस की सरकार है या कांग्रेस पार्टी की जो पकड़ है वो कमजोर होनी शुरू होगी। सेंटर में तो कांग्रेस रही लेकिन स्टेट्स में जो है वो अलग अलग पार्टीज आनी शुरू होंगी, चाहे हम वेस्ट बंगाल की बात करें, चाहे हम लोग
केरला की बात करें। क्लियर? तो जब अलग अलग पार्टीज आनी शुरू होगी तो बहुत बार देखा गया कि जो छोटी पार्टीज हैं या जो नई पार्टी स्टेट में सरकार बना रही है, कभी सेंटर के द्वारा उनको कैंसिल कर दिया जा रहा है, वहां पे जो वो इमरजेंसी इंपोज कर दी जा रही है। कभी उन पार्टीज के पास मेजोरिटी नहीं है, आपस में लड़ रहे हैं, 2-2 साल के बाद पूरे के पूरे फिर से इलेक्शंस होते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो 1967 के बाद जो सिस्टम गड़बड़ाया, तो आज की अगर मैं बात करूंगा तो इस स्पेसिफिक टाइम पे हर साल हिंदुस्तान के अंदर ऑन एन एवरेज 5 to 6 स्टेट्स में लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शंस हो रहे हैं हर साल। अभी भी देख लो, ठीक है, अभी इस साल तो देखो आप, या नेक्स्ट ईयर देखो, स्टार्टिंग में 4-5 स्टेट्स में हो गए, एंड में भी स्टेट्स में, कुछ स्टेट्स में इलेक्शंस होंगे। तो होता क्या है, इससे पूरे के पूरे साल इलेक्शंस ही होते रहते हैं। और जो हमारी मशीनरी है, हमारी चाहे इलेक्शन मशीनरी की बात करें, चाहे हमारी आर्म्ड फोर्सेस की बात करें, वो पूरी इलेक्शंस में ही बिजी रहती है। उसके साथ साथ जो हमारे पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो काम पे ध्यान ना देके अपनी जो रैलियां हैं वो करते रहते हैं, जिसका कहीं ना कहीं खामियाजा जो है वो देश के गवर्नेंस को या देश का जो गवर्नमेंट्स का सिस्टम है उसको भुगतना पड़ता है। तो बहुत बार डिमांड किया जा रहा है, इवन कि जो हमारे प्रधानमंत्री थे उन्होंने भी कहा था कि साइमल्टेनियस इलेक्शन जो है वो होने चाहिए। लॉ कमीशन की भी रिकमेंडेशन है कि साइमल्टेनियस इलेक्शन होने चाहिए। इलेक्शन कमीशन भी कहता है, लॉ कमीशन की थोड़ी डिफरेंट रिकमेंडेशन है, इलेक्शन कमीशन भी कोशिश कर रहा है कि साइमल्टेनियस इलेक्शन होने चाहिए। लेकिन अभी तक जो है वो साइमल्टेनियस इलेक्शन जो है वो हिंदुस्तान में अभी किसी भी तरह का पॉलिटिकल कंसेंसस नहीं बना है। अब यहां पे आप लोगों की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो क्या है, आप लोगों को साइमल्टेनियस इलेक्शन के दोनों दायरों के बारे में पता होना चाहिए। यानी कि आपको ये भी पता होना चाहिए कि क्यों साइमल्टेनियस इलेक्शन होने चाहिए, आपको ये भी पता होना चाहिए कि क्यों नहीं साइमल्टेनियस, या क्या क्या चैलेंजेस आ सकते हैं साइमल्टेनियस इलेक्शन होने में। नो डाउट साइमल्टेनियस जो इलेक्शन है उसके जो फेवर में आर्गूमेंट्स है वो कहीं ना कहीं ज्यादा स्ट्रांग है रेदर देन अगेंस्ट। बट इसके अलावा आप लोगों को देखिए, जब भी हम कोई प्रॉब्लम देखते हैं तो पॉजिटिव के साथ साथ नेगेटिव भी है, और उसके साथ साथ हमें सोल्यूशंस पे भी प्ले करना पड़ता है। और सोल्यूशन जो है वो अलग अलग जो हमारी कमिटीज़ हैं, चाहे पार्लियामेंट्री कमिटीज़ की बात की जाए, लॉ कमीशन की बात की जाए, जो सोल्यूशन उनके द्वारा हम लोगों को दिए गए हैं, हमें उन सोल्यूशंस को जो है वो वे फॉरवर्ड के रूप में प्रपोज करना है। तो अगेन आसान भाषा में जब इस तरह की चीज़ है जो काफ़ी पॉजिटिव लगती है डिस्कस करते हुए, बट अगेन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि इशू देखिए क्या रहेगा, कंसर्न रहेगा कि जो स्टेट्स हैं उनसे परमिशन लेना जरूरी है, उनसे भी मंजूरी लेना जरूरी है। वैसे तो सेंटर चाहे तो कर सकता है, लेकिन अगर स्टेट से उन्होंने परमिशन नहीं ली तो कहीं ना कहीं जो हमारे देश का फेडरल स्ट्रक्चर है उसके अगेंस्ट स्पेसिफिक डिसीजन को मानना जाएगा। क्लियर? डन? तो पॉलिटिकल कंसेंसस जो है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर साइमल्टेनियस इलेक्शन। बाकी क्या इश्यूज है, क्या फायदे हैं, वो कुछ मैंने डिस्कस कर लिए, कुछ हम धीरे धीरे डिस्कस कर लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं बेनिफिट्स ऑफ साइमल्टेनियस इलेक्शन। तो बेनिफिट्स ऑफ साइमल्टेनियस इलेक्शन सबसे पहला यही है कि ये जो है, क्योंकि जो पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो 5 साल में एक ही बार इलेक्शन होंगे, कि मान लो 2019 में इलेक्शन हो गए, पूरे देश में हो गए, पूरे स्टेट्स में हो गया, 2024 में होंगे, पूरे सेंटर के लोकसभा के भी इलेक्शन होंगे, स्टेट्स के भी होंगे। सेंटर अपने आप काम करना शुरू कर देगा, स्टेट्स में वो अपने आप काम करना शुरू कर देंगे। क्लियर? तो इस सिचुएशन में जो है वो बार बार इलेक्शन नहीं होंगे, क्योंकि आप लोगों ने देखा है कि जब भी स्टेट्स में इलेक्शन होते हैं तो आपके जो प्रधानमंत्री हैं या बाकी मिनिस्टर हैं वो उन स्टेट्स के इलेक्शन में रैलियां कर रहे होते हैं। पॉलिटिकल पार्टी को खर्चा करना पड़ता है अपने जो कैंडिडेट्स हैं, क्लियर, उनकी प्रमोशन के ऊपर। इसके साथ साथ इलेक्शन कमीशन को जो है वो हमेशा खर्चा करना पड़ता है, बार बार इलेक्शंस करवाने पड़ते हैं। तो यही कारण है कि अगर एक ही टाइम पे इलेक्शंस हो जाएंगे सारे के सारे, तो एक पॉजिटिव सिचुएशन में हम लोगों को हमारा देश देखने को मिलेगा। दूसरा है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट एंड पॉलिसी पैरालिसिस। अभी हिमाचल में देख लो, स्पेसिफिक टाइम पे मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ है, क्योंकि बाई इलेक्शंस हो रहे हैं, तो कोई भी सरकार जो है वो डिसीजन नहीं ले सकती है, और सारी आपकी गवर्नमेंट मशीनरी, सीएम वगैरह सारे के सारे लोग जो है वो इस टाइम पे इलेक्शन रैलियों में व्यस्त है। तो कहीं ना कहीं इसका जो इम्पैक्ट है वो हम लोगों को देश की, जो हमारा प्रदेश या देश है उसकी जो पॉलिसी है उसके ऊपर देखने को मिलता है, गवर्नेंस के ऊपर उसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। नेक्स्ट है कि अगर मान लो साइमल्टेनियस इलेक्शन हो जाएंगे तो पूरे का पूरा जो 5 साल है, क्योंकि देखो यार, चाहे मानो ना मानो, हमारे देश में जिस तरह की डाइवर्सिटी है और जिस तरह का पॉलिटिकल सिस्टम है, यानी कि जैसे राजनीति की जाती है, वहां पे धर्म की, जात की, इस तरह की राजनीति जो है वो बहुत ज्यादा प्रेवलेंट है। तो कहानी क्या है कि जब हर बार इलेक्शन होते रहेंगे तो सारी पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो अपनी वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए कोई ना कोई इश्यूज जो है उनको हवा देती रहेगी। जब सबको पता है कि 5 साल में एक ही बार इलेक्शन होने, तो एक बार इलेक्शन के टाइम पे सारी राजनीति की, उसके बाद 4 साल जब तक इलेक्शन फिर से नहीं आ रहे हैं तब तक ये अपने गवर्नेंस के ऊपर फोकस कर सकती हैं। क्लियर? नेक्स्ट है कि जो हमारी सेंट्रल आर्म्ड फोर्सेज हैं वो व्यस्त रहती हैं। आप सब लोगों को पता है, ये जब भी इलेक्शन है, जितनी हमारी सेंट्रल आर्म्ड फोर्सेज हैं उन्हीं की ड्यूटी यहाँ पे लगती है। तो थ्रू आउट द ईयर, या मैं ऐसा कहूँ हर साल ही, चाहे 5 साल हैं, मतलब हमेशा ही, एवरी ईयर जो है इनको वहाँ पे एंगेज करना पड़ता है, और जो इंटेंडेड ऑब्जेक्टिव इनको बनाने का है वो कहीं ना कहीं हम लोगों को फुलफिल नहीं होता हुआ देखने को मिलता है।
क्लियर। तो ये कुछ ऐसे रीजंस हैं जिनके कारण जो है वो साइमल्टेनियस इलेक्शन होने चाहिए, बट एट द सेम टाइम कुछ ऐसे चैलेंजेस हैं, कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो एक बहुत बड़ी हिंड्रेंस जो है वो हम लोगों को इन साइमल्टेनियस इलेक्शन में देखने को मिल रही है। सबसे पहली बात यह है कि मान लो आपने साइमल्टेनियस इलेक्शन आज से शुरू करने हैं, तो आज की कहानी क्या है कि कुछ ऐसी स्टेट्स हैं इंडिया की जहां पे लेजिस्लेटिव असेंबली को इलेक्ट किए हुए 2 साल हुए हैं, कुछ ऐसी स्टेट्स हैं जहां पे 3 हुए होंगे, कुछ ऐसी स्टेट्स हैं जहां पे 4 हुए होंगे, कुछ ऐसी स्टेट्स हैं जहां पे 1 ही हुआ होगा। तो आप कैसे इन सारे के सारे, क्योंकि अगर साइमल्टेनियस इलेक्शन करना है तो सभी असेंबलीज को डिसॉल्व करना पड़ेगा और लोकसभा के साथ उनको सिंक्रोनाइज करना पड़ेगा। तो चांसेस ये है कि कैसे कर सकते हो आपकी, जिनको अभी 1 ही साल हुआ है सरकार बने हुए, अभी तो उसका 4 साल और बना हुआ है। तो यहाँ पे आप लोगों को पॉलिटिकल कंसेंसस जो है उसकी आवश्यकता पड़ेगी, और अगर आप जबरदस्ती करोगे यानी कि स्टेट से नहीं पूछोगे तो ये हमारे फेडरल सिस्टम या फेडरल स्ट्रक्चर जो है उसके अगेंस्ट माना जाएगा। तो जो सबसे बड़ा चैलेंज इस स्पेसिफिक टाइम पे साइमल्टेनियस इलेक्शन का है वो यही है कि कैसे करोगे, क्योंकि 67 से पहले तो 1952 में सबसे पहले इलेक्शन हुए, सेंटर की सरकार ने भी 5 साल चलाई, जो स्टेट्स की गवर्नमेंट थी वो भी 5 साल रही, लेकिन 67 के बाद अभी तक जो सिस्टम है वो इस तरह से गड़बड़ा चुका है कि आप लोगों को ये सारी की सारी चीजें जो यूनिफॉर्मिटी में नहीं देखने को मिलती है। तो जो सबसे बड़ी हर्डल है, सबसे बड़ा चैलेंज है, वो इस स्पेसिफिक चीज का सोल्यूशन निकालना है। और बहुत सारी स्टेट्स ऐसी हैं, बहुत सारी रीजनल पार्टीज ऐसी हैं जो साइमल्टेनियस इलेक्शन का विरोध करती हैं। तो जब तक वो नहीं मानेंगी, जब तक कोई पॉलिटिकल कॉन्सेंसस जो है वो नहीं बिल्ड होगा, नहीं डेवलप होगा, शायद तब तक जो है उसको इंप्लीमेंट करना मुश्किल है। दूसरा है रीजनल पार्टीज के लिए डिसएडवांटेज है। वो क्यों है? क्योंकि नॉर्मली क्या होता है कि जैसे अगर आप लोग देखोगे ना, जब लोकसभा के इलेक्शंस होते हैं वो नेशनल इश्यूज के ऊपर होते हैं, जब स्टेट लेजिस्लेचर के इलेक्शन होते हैं वो रीजनल इश्यूज के ऊपर होते हैं, यानी कि स्टेट इश्यूज के ऊपर होते हैं। क्लियर। तो कहानी क्या है कि अगर मान लो लोकसभा और राज्यसभा या लोकसभा और जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शंस हैं उनको अगर साइमल्टेनियसली करवाया जाएगा, एक साथ करवाया जाएगा, तो चांसेस है कि जो यूनियन के यानी कि जो सेंटर के इश्यूज हैं वो ज्यादा डोमिनेट करेंगे रेदर देन रीजनल इश्यूज, और वहां पे जो नुकसान होगा वो होगा रीजनल पार्टीज को, क्योंकि जो सेंटिमेंट्स है, लोग सेंटिमेंट्स भावनाओं पर वोट डालते हैं हिंदुस्तान में अभी भी। तो जो सेंटिमेंट है, अगर नेशनल जो बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है अगर उन्होंने नेशनल सेंटिमेंट को मोल्ड कर दिया तो चांसेस है कि उसको उसका फायदा स्टेट लेवल पे भी हो सकता है, और रीजनल पार्टीज के लिए एक बड़ा नुकसान हो सकता है। यही कारण है जो मैंने बताया भी थोड़ी देर पहले कि रीजनल पार्टीज जो है वो साइमल्टेनियस इलेक्शन को अपोज कर रही हैं। अगला है लेस अकाउंटेबिलिटी। अब देखो कहानी क्या है, 2024 में इलेक्शन हुए, अब इनको पता है कि 2029 में अगले इलेक्शन होने हैं, तो 5 साल तक कोई टेंशन ही नहीं है सरकारों को, चाहे सेंटर की है चाहे स्टेट की है। अब वो 5 साल तक लेस अकाउंटेबल हो जाएंगे, क्योंकि अगर हर साल इलेक्शन होने हैं तो गवर्नमेंट हमेशा ऑन टोज रहती है कि 6 साल इलेक्शन होने हैं, तो लोग पूछेंगे कि भाई किया क्या। लेकिन जब पता है कि अब 5 साल के लिए सिक्योर हो गए, ना स्टेट में इलेक्शन होने ना सेंटर में इलेक्शन होने हैं, तो कहीं ना कहीं चांसेस हैं कि जो हमारे लीडर्स हैं, हमारे जो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव हैं, वो थोड़े से कॉम्प्लेसेंट हो जाए। देयर आर चांसेस। क्लियर। नेक्स्ट है कंफ्यूजन अमंग वोटर्स। अब देखिए यार, अभी भी लिटरेसी की अगर हम बात करें तो वैसे 75-76% हम लोग बात तो करते हैं, लेकिन अगर हम पॉलिटिकल लिटरेसी की बात करें तो बहुत कम लोग जो है वो पॉलिटिकली अवेयर हैं। क्लियर। तो वोटर्स जो वो शायद कंफ्यूज हो सकते हैं, या तो अवेयरनेस लोगों के अंदर भी जागृत करो फिर साइमल्टेनियस इलेक्शन को इंट्रोड्यूस करो, लोगों में कंफ्यूजन हो सकता है। क्लियर। तो लोग जो हमारे वोटर्स हैं उनको थोड़ा अवेयरनेस शायद अभी काफ़ी आवश्यक है। मे बी जो लिटरेसी जिस तरह की हमारे हिंदुस्तान में है वहाँ पे जो ये साइमल्टेनियस इलेक्शन है वो एक कन्फ्यूजन का कारण हो सकते हैं। नेक्स्ट है, बहुत जब पूरे ही स्टेट्स के कराने तो एक स्पेसिफिक टाइम पे बहुत ज़्यादा लोगों की आवश्यकता पड़ेगी, तो वो भी एक चैलेंज है, इशू है। ठीक है। पॉलिटिकल पार्टीज में कंसेंसस जो है वो बिल्ड करना इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसर्न और मेजर इशू। तो अगर कंसर्न नहीं होगी या नहीं, अगर आप कोई कंसेंसस जो है वो बिल्ड कर पाओगे तो कोई भी सोल्यूशन जो है वो आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगा। तो साइमल्टेनियस इलेक्शन का होना और ना होना, आई होप आपको जो है उसके बारे में थोड़ा सा आइडिया लग गया। तो इसका फेवर भी ले सकते हो, अगेंस्ट भी हो सकते हो, लेकिन इसका जो सोल्यूशन है वो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करता हूं। देखिए, जो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी है उसने कहा कि जो इलेक्शन है पूरे इंडिया में वो इंस्टेड ऑफ 1 फेज 2 फेजेस में होने चाहिए। 2 फेजेस का मतलब क्या है कि एक जो लोकसभा का जब आधा टाइम पीरियड पूरा हो गया तब होने चाहिए, और दूसरा जब लोकसभा के पूरे 5 साल पूरे हो जाए तब होने चाहिए। तो 2 फेजेस में जो है वो आपके इलेक्शंस जो है वो कंडक्ट होने चाहिए। क्लियर। तो पहले फेज और दूसरे फेज के बीच में 2.5 साल का गैप रहेगा, तो कहीं ना कहीं जो पॉलिसी पैरालिसिस है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की डोमिनेशन है, या उसके जो इम्पैक्ट हैं जो आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं वो देखने को नहीं मिलेंगे। तो इंडिया जितना बड़ा देश है, शायद ये भी सजेशन जो वो कहीं ना कहीं जस्टिफाइड है कि 2 फेजेस में करा दो, क्योंकि अब तो हर साल ही हो रहे। इसके साथ साथ जो है वो लॉ कमीशन की रिकमेंडेशन है। लॉ कमीशन ने यही कहा कि मान लो कि जैसे अभी लोकसभा के इलेक्शन हो रहे हैं, स्टेट कोई असेंबली है, ठीक है, उसके जो है वो 4.5 यानी कि मान लो 4.5 साल जो है वो पूरे हो चुके हैं।
तो उसके इलेक्शन जो है वो लोकसभा के साथ ही करवा दिए जाए, क्योंकि बहुत बार देखा गया कि आज लोकसभा के इलेक्शन हुए, फिर 6 महीने के बाद किसी स्टेट असेंबली के इलेक्शन हो रहे हैं। तो अगर 6 महीने या 6 महीने से कम का समय है स्टेट असेंबली के इलेक्शंस को, तो वो लोकसभा के साथ ही करवा दी जाए। ये अलग बात है कि जो डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट है वो तब हो जब स्टेट के 5 साल पूरे हो जाए, यानी कि आज लोकसभा के इलेक्शन हो रहे हैं, आज इलेक्शन करवा दो और जब 6 महीने पूरे हो जाए उसके बाद नई सरकार जो आए, ताकि जो 5 साल का टेन्योर है स्टेट गवर्नमेंट का उसको भी किसी तरह का खतरा ना रहे। तो ये भी एक अच्छी सजेशन है। इसके साथ साथ एक और सजेशन ये है कि जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के टाइम पे पॉलिसी पैरालिसिस हो जाता है, तो बेटर है कि सरकार को तब भी पॉलिसी मेकिंग के डिसीजन जो है वो लेने चाहिए विद द कंसल्टेशन ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। क्योंकि ये क्रिटिसाइज किया जाता है कि जब इलेक्शन हो रहे हैं अगर सरकार कोई डिसीजन लेगी ड्यूरिंग द इलेक्शन तो मे बी वो वोट उसको इन्फ्लुएंस कर सकती है। यही कारण है कि पॉलिसी मेकिंग डिसीजन जो है वो ऑलमोस्ट सस्पेंडेड होते हैं ड्यूरिंग मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट अदर देन डिसीजन ऑन जनरल गवर्नेंस। क्लियर? तो यही रीजन है, यही कारण है कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में अगर इलेक्शन कमीशन की कंसल्टेशन के साथ कुछ पॉलिसीज भी बन सकती हैं तो भी नहीं घबराना चाहिए। क्लियर? और ये है कि जो भी डिसीजन लिया जाए वो सारे के सारे जो पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स हैं उनको कॉन्फिडेंस में लेके लिया जाए, क्योंकि अगेन हमारा जो देश है जहाँ पे इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी है, पॉलिटिकल डाइवर्सिटी है, डाइवर्सिटी या डेमोक्रेसी का मतलब यही है जहाँ पे सब लोगों को आपको अपने साथ लेके चलना पड़ेगा जब भी कोई डिसीजन मेकिंग की जाएगी। तो ये थे हमारे 2 आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। इनसे रिलेटेड पीडीएफ फाइल हमारे टेलीग्राम चैनल हिमाचल प्रदेश जी के तूफानी पहाड़ी पे शेयर कर दी जाएगी। नेक्स्ट वीक फिर मिलेंगे पॉलिटी एंड गवर्नेंस के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।